नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को मतदान और 4 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ साथ उम्मीदवारों को लेकर भी हलचल अब तेज हो गई है, क्योंकि अब समय बेहद कम बचा है। इसीलिए पार्टी को अब जल्द ही फैसला लेना होगा। लेकिन जनता के बीच भी उम्मीदवारों को लेकर हलचल तेज है। जनता जनार्दन है और जनता किस पर भरोसा जता रही है, ये जानना भी बेहद अहम होता जा रहा है। हमारे खास प्रोग्राम टिकट की टक्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टोटल न्यूज की टीम हर विधानसभा में पहुंच रही है, वहां की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। इस बार हमारी टीम उकलाना, जींद और उचाना कला पहुंची, जनता से ओपिनियन लिया, जानने की कोशिश की कि आखिर इन विधानसभाओं में किस राजनीतिक दल की तरफ से जनता किस उम्मीदवार को चुनावी रण में देखना चाहती है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि विधानसभा क्षेत्रों में किस पार्टी के बीच मुकाबला कड़ा है, टिकट मिलने की ज्यादा संभावना किसको है, क्या संभावित उम्मीदवारों को ही टिकट मिलेगा या इस बार किसी का टिकट कट भी सकता है। तो टिकट की टक्कर में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनावों में बस अब कुछ ही समय बचा है, इसलिए सियासी शोर भी तेज हो चुका है। टिकट के बंटवारे को लेकर पार्टियां मंथन कर रही हैं। बीजेपी साफ कर चुकी है कि पार्टी पूरी तरह से जांच करके और जो पार्टी की विचारधारा पर पूरा खरा उतरता है और जो पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा सकता है, ऐसे व्यक्ति को ही टिकट मिलेगी। वहीं कांग्रेस ने हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों पर हुए आवेदन के हिसाब से दूसरे सर्वे शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने इसमें 90 सीटों पर 2556 दावेदार सामने आए हैं। चुनावों के नजदीक आते ही आम लोगों में भी अपने उम्मीदवार को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। जनता इस बारे में क्या सोच रही है, जनता के बीच कैसा चुनावी माहौल है, इन्हीं सभी बातों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है और जनता का ओपिनियन ले रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम उकलाना, जींद और उचाना कलाम विधानसभा पहुंची और जनता से उनका ओपिनियन लिया और सभी वर्ग, जिसमें गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से ओपिनियन लिया। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल टीवी। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। बेहद कम समय, 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। देवेंद्र जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे, क्योंकि अब आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में हरियाणा कितना तैयार है, कितनी जनता तैयार है और राजनीतिक दल में कितनी तैयारी देखने को मिल रही है, क्योंकि उम्मीदवारों को लेकर के चर्चाएं बेहद तेज नजर आ रही हैं। तो देवेंद्र जी से बाद में चर्चा शुरुआत उनसे भी करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, वहां पर क्या कुछ राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले महेश जी का रुख कर लेते हैं। महेश जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लेकर के तारीखों का ऐलान हो चुका है, बेहद कम समय बचा हुआ है, लगभग 1.5 महीने का समय। हरियाणा कितना तैयार है, राजनीतिक दलों में कितनी तैयारी देखने को मिल रही, जो कि जीत के दावे सभी राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं। महेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी?
तो लगता है महेश जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब बेहद कम समय बचा है। सियासी शोर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब सवाल यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि विधानसभा चुनाव में महज कम समय बचा है, 1.5 महीने का ये समय, और ऐसे में हरियाणा कितना तैयार है? चूंकि लगातार टोटल न्यूज की टीम पहुंच रही है तमाम लोगों के पास में, और ऐसे में वहां की जनता का क्या कुछ रुख है, क्या कुछ उम्मीदवारों को लेकर के उनका बयान है, उनकी सोच है, इसको जानने के लिए महेश जी का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। महेश जी, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, 1.5 महीने का समय, बेहद कम समय बचा है। सभी राजनीतिक दलों को लेकर के जोर शोर से यहां पर तैयारियों को लेकर के चर्चा जरूर की जा रही है, दावेदारी भी यहां पर जोर शोर से सामने आ रही है। कितना तैयार है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, तैयारी की ऐसी बात कही जा सकती है, 12 से 15 दिनों का वक्त अभी और राजनीतिक दलों को चाहिए था। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, नायब सिंह सैनी लगातार डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए थे और नायब सिंह सैनी हर संभव प्रयास लोग कर रहे थे कि एंटी इनकमेंसी के असर को किसी भी तरीके से कम किया जाए। काफी हद तक नायब सिंह सैनी अपने मकसद में कामयाब हो रहे थे। जिस तरीके से घोषणाओं की बारिश हो रही थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत देने की बात सरकार की तरफ से की जा रही थी, कुछ भी ऐसा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जुबान से निकले उसे पूरा करने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सही कर रहे थे। मकसद सिर्फ एक था कि किसी भी सूरत में यहाँ कांग्रेस पार्टी को अब तक नहीं मिले और जो भी नुकसान साढ़े 9 सालों के दौरान भारतीय जनता पार्टी को बतौर मुख्यमंत्री हुआ, उस डैमेज को घटाने की कोशिश लगातार करते थे। अब काफी हद तक एंटी इनकमेंसी को काबू करने में कोशिश हुई। 12 से 15 दिनों भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता तो फिर कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए थोड़ी और सुखद स्थिति कायम की जा सकती थी, लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर पार्टी की पर सवार होकर हरियाणा के वोटर्स के बीच निकलने की तैयारी की धरती से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। बड़ी रैली का आयोजन जीत की धरती पर किया जा रहा था, जहाँ प्लेन में खड़ी होकर हुंकार यहाँ पर बदली परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी के लिए भी समय की कमी देखने को मिलेगी। अब आपका सबरी का माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगता है कि समय को लेकर के अब जो तय सीमाओं से यहाँ पर पड़ेगी। तमाम राजनीतिक दल, चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, अमित शाह की बात की जाए, या फिर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात की जाए, या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की बात की जाए, अलग अलग यहाँ पर समाज में आ रहे थे, लेकिन आज बदली परिस्थितियों में हर चीज को बहुत कम देने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। लगातार घोषणाओं की बारिश कर रहे थे और किसानों को ज्यादा कर रहे थे और यहाँ पर एमएसपी देने की बात कर रहे थे कि उनकी घोषणाओं पर हरियाणा की जनता यकीन करेगी, वोटर कितना यकीन करेंगे, ये देखने को मिलेगा। कह सकते हैं कि अब असल परिस्थिति है राजनीति की, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं रेफरेंस यहाँ पर देना चाहूंगा लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव के दौरान शुरुआत में जिक्र किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी हासिल कर पाई, इसी का जिक्र कांग्रेस पार्टी के लिए किया जा रहा था। जैसे जैसे चुनावी वक्त है वो बीतता लगा, चुनावी समय मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक था, कांग्रेस के लिए 5 और 6 सीटों का जिक्र भी होने लगा। अब एग्जिट कमेटी के नहीं हटा पाए हैं। अब लोग क्या तमाम जनता के सामने आती हुई नजर आएंगी, अब हमारे सामने आती हुई नजर आएंगी। अब जो राजनीति की असल हकीकत है वो अब देखने को मिलेगी। अब जिस तरीके से सरकार का दबाव भी होता है, सरकार का आकर्षण भी होता है, तमाम वो चीजें अब दरकिनार हो जाएंगी। कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही अब सरकारी मशीनरी अपने तरीके से काम करना शुरू कर देगी और सरकारी मशीनरी ये सुनिश्चित करने की कोशिश अक्सर किया करती है कि यहाँ पर किसकी सरकार बन रही है, उसकी तरफ झुकाव जो है वो प्रशासनिक अमले का देखने को मिलता है। अब जो लॉयल्टी फैक्टर है वो उस राजनीतिक दल के साथ जुड़ता है, उस नेता के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है, खासकर सरकारी कर्मचारियों का, अधिकारियों का, जिनको लेकर ये लगता है कि अब सरकार बनने वाली है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कह सकता हूँ कि डैमेज कंट्रोल नायब सिंह सैनी कर रहे थे। 12 से 15 दिनों का वक्त और मिलता तो साबित होता। पार्टी प्रचार के लिए और ज्यादा वक्त चाहती थी, लेकिन ओवरऑल अगर परिस्थिति को समझने की कोशिश करें तो 12 से 15 दिनों में अगर जो कम समय दिया गया है उसका फायदा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आया। बिल्कुल, हालांकि किसको कितना फायदा होगा ये समय बताएगा, लेकिन वीरेंद्र जी, जिस तरह से सियासी समीकरण उकलाना, जिन और उचाना कला में देखने को मिल रहे हैं, क्या लगता है वहां पर कौन सा राजनीतिक दल प्रबल दावेदारी करता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि सभी लोग जीत के दावे ठोक रहे हैं, समय बेहद कम है, चुनावी शंखनाद हो चुका है।
देखिए, जिक्र चाहे आप जींद विधानसभा क्षेत्र का करें, चाहे आप उचाना विधानसभा क्षेत्र का करें, चाहे आप उकलाना विधानसभा क्षेत्र का करें, यहाँ पर जाट वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। निर्णायक जाट वोटर करीब करीब 63,000 वोटर्स जो हैं वो जींद विधानसभा क्षेत्र में है। बड़ी तादाद उचाना विधानसभा क्षेत्र में जाट वोटर्स की है और निर्णायक जो वोट है वो उचाना में भी जाट वोटर का है, जींद विधानसभा क्षेत्र में भी जाट वोटर का है और यहाँ तक कि उकलाना विधानसभा क्षेत्र में भी जाट वोटर ही सबसे बड़ा वोट शेयर रखता है। तो ऐसे में ये बात कही जा सकती है कि जाट लैंड में यहाँ पर फायदा जरूर, जहाँ पर जो जाट वोटर्स की संख्या हरियाणा प्रदेश के किसी भी इलाके में ज्यादा होगी तो आपको कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ झुकाव ज्यादा देखने को मिलेगा, जो अमूमन ट्रेंड है वो इसी तरीके का देखने को मिलता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि जाट वोटर का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जो ज्यादातर बड़ा शेयर है, जो वोट का बड़ा हिस्सा है, वो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी की तरफ जाट वोटर्स का झुकता हुआ नजर आता है। जहां भी जाट वोटर्स की संख्या ज्यादा होगी जिस भी विधानसभा क्षेत्र में, जिस भी इलाके में, वहां पर निर्णायक वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिलता है। और जिक्र हम करें तो उकलाना की बात की जाए, चाहे उचाना की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्र माने जाते हैं। ग्रामीण प्रभाव जींद के क्षेत्र को भी अगर छोड़ दे तो करीब करीब आधे जो वोट है ग्रामीण क्षेत्र के माने जा सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में जब काउंटिंग जाती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित होता है और शहरी क्षेत्र में आते ही भारतीय जनता पार्टी की जो किस्मत है वो चमकने लगती थी। शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक्सेप्टेंस जो है वो ज्यादा देखने को मिलता। तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी कमोबेश इसी तरह की तस्वीर उभरती नजर आएगी। शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अमूमन जो है थोड़ा बेहतर। बिल्कुल महेश जी, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत रही है, किसका जनता ने किस पर कितना भरोसा जताया, ये जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तब देखने को ये स्पष्ट हो पाएगा, ये स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन देवेंद्र जी, जिस तरह से अब बेहद कम समय बचा है, चुनावी शंखनाद हो चुका है, 1.5 महीने का समय है, जीत की दावेदारी सभी कर रहे हैं, लेकिन कितनी पशुपेश की स्थिति है? चूंकि जाट वोटर्स को लेकर अभी हम जिक्र कर रहे थे, जाट वोटर्स काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। न सिर्फ इस बार में, हमेशा ही जाट वोटर्स की एक अहम भूमिका होती है। निश्चित तौर पर पार्टी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, ना बीजेपी की तरफ से ना कांग्रेस की तरफ से। क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है? समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि समय बेहद कम। देखिए प्रगति, जो आप बात कर रहे हैं, दरअसल 2 हफ्ते का कम टाइम लिया मैंने पिछले 3 जो विधानसभा चुनाव है उनके आंकड़े खंगाले तो लगा कि 2 हफ्ते पहले चुनाव हो रहे हैं, शायद इसका अंदाजा नहीं था। आज सुबह किसी बीजेपी नेता का मेरे पास फोन आया 11 बजे के आसपास, सुना है आज आचार संहिता लग जाएगी। मैंने भी कहा आज इलेक्शन शेड्यूल आज अनाउंस हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में चूंकि 30 सितंबर तक चुनाव कराने जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, क्योंकि सरकार वहां जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी हो रही थी, तो वहां का विपक्ष और बाकी कुछ लोगों ने याचिका लगाई कि जानबूझकर चुनाव को टाला जा रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था अपने डायरेक्शन में कि 30 सितंबर तक हर हाल में वहां चुनाव कराए जाने चाहिए, चुनाव आयोग का आदेश थे। तो आज जब सुबह ये खबर आई कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, थोड़ा थोड़ा अंदाजा जरूर लगा था कि वैसे तो जम्मू कश्मीर के बारे में था चूंकि चुनाव वहां जल्दी होने, लेकिन हरियाणा के बारे में भी इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकता है और ऐसा हुआ भी। लेकिन 2 हफ्ते का जो कम टाइम मिला है उससे मेरे को लगता है जो सियासी दल हैं, जो वो लोग जो सियासत से जुड़े हैं, जो दावेदारी टिकट की करे हैं, उम्मीदवार भी इन्हीं में से बनेंगे, उनके समर्थक हैं, और उसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिला प्रशासन के जो अधिकारी है उनको काम तय समय में करने थे, उनको ये था कि आचार संहिता लगने से पहले ये काम पूरे करने, उनकी लिस्टें बन रही थी, ऊपर चंडीगढ़ से रोज रेगुलेशन थी, डायरेक्शन थी कि इस काम को जल्दी पूरा करो या इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि अभी 2 दिन पहले पानीपत में मुख्यमंत्री ने 65 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया और 2 का उद्घाटन किया था। वो सब जल्दबाजी में इसलिए हो रहा था कि कभी भी आचार संहिता लग सकती है, लेकिन ये भी माना जा रहा था कि शायद 10-15 दिन के बाद आचार संहिता लगे, 15 सितंबर के आसपास। लेकिन ये तो उससे भी पहले 5 सितंबर से नामांकन शुरू हो गए, तो अंदाजा शायद सरकार में बैठे लोगों को भी नहीं था। तो अब प्रगति मेरे को लगता है अफरा तफरी का माहौल है सभी के लिए, अफरा तफरी का माहौल जरूर नजर आ रहा है। वीरेंद्र जी, आपसे चर्चा करना चाहेंगे, उकलाना विधानसभा भी हमारी टीम पहुंची है और इस दौरान वहां पर भी लोगों को चर्चा का जिक्र किया गया है, जुलूस, नेताओं के दौरे, सब कुछ अब फटाफट होगा।
बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस तरह से उकलाना विधानसभा की हम जिक्र कर रहे थे, वहां पर भी अब 1 अक्टूबर को चूंकि चुनाव शुरू हो जाएंगे, चुनाव होंगे एक चरण में हरियाणा में, तो समय बेहद कम है। उकलाना की अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं बहादुर सिंह नंगथला, वहीं कांग्रेस की तरफ से नरेश सेलवाल पर जनता ने यहां पर उम्मीद जताई है। अगर बीजेपी की तरफ से बहादुर सिंह नंगथला चुनावी मैदान में उतारे जाते हैं और कांग्रेस की तरफ से नरेश सेलवाल, तो कितना महत्वपूर्ण, कितना चुनौतीपूर्ण ये मामला नजर आएगा, ये चुनाव नजर आएगा, क्योंकि तैयारी के लिए बेहद कम समय है। देखिए, नरेश सेलवाल पहले भी विधायक रह चुके हैं और बाद में वो लड़ते रहे हैं, उसमें कांग्रेस से भी लड़े हैं, निर्दलीय भी लड़े हैं। तो इसलिए मैं, हालांकि कांग्रेस के लिए उनकी उम्मीदवारी के अवसर अधिक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी, देखिए उकलाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कभी इतना अधिक आधार नहीं रहा। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना है और पार्टी को अपनी जो समय मिलना चाहिए था तैयारियों के लिए, हालांकि पर्याप्त समय तो नहीं मिल पाया, लेकिन पार्टी की तैयारी पहले से थी। तो इसलिए पार्टी के जो यहाँ की व्यूह रचना पहले से की हुई है पार्टी ने, उसका लाभ कितना मिलेगा। देखिए, आचार संहिता लगने से पहले ये जो पंचों सरपंचों को ग्रांट दी जा रही थी, वो प्रक्रिया भी बीच में भी पाइपलाइन में रह गए, तो कई काम थे जो अभी अधूरे रह गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले से कल्पना थी कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने तैयारी भी की थी, लेकिन कुछ सरकारी डर ऐसा होता है जो काम पूरे नहीं हो सकते। तो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा उकलाना के अंदर जो है कांग्रेस की संभावना अच्छी है, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी से बचना होगा। कांग्रेस के उम्मीदवारों की संख्या अधिक है, लेकिन कांग्रेस को गुटबाजी से भी बचना होगा। बिल्कुल, अगर उकलाना के बाद महेश जी जींद का जिक्र करें तो यहां पर बीजेपी की तरफ से डॉक्टर कृष्ण मिड्डा का प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जनता की तरफ से। इसके अलावा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो बलजीत रेड्डू का नाम वो ऐसा नाम है जो लगातार जनता के बीच में छाया हुआ है। तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए जींद में कितना चुनावी मुकाबला महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहां पर भी समय बेहद कम है और जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि शायद बीजेपी की तरफ से ये उम्मीद थी, ये उम्मीद लगाई जा रही थी, कयास ये लगाए जा रहे थे कि जल्द ही घोषणा हो जाएगी चुनावी तारीखों की। तो ऐसे में अब कम समय है, तैयारियों में ज्यादा वक्त चाहिए, जनता को समेटने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए, जिन योजनाओं को शुरू किया गया है उनको धरातल पर उतारने के लिए, जनता के मन में विश्वास बनाने के लिए ज्यादा समय चाहिए। कितना महत्वपूर्ण, कितना चुनौतीपूर्ण? बात कही जा सकती है कि विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया था, ग्रामीण क्षेत्र भी और शहरी क्षेत्र भी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, जो कि हमारे सर्वे में भी 56.45% वोट विधानसभा क्षेत्र में हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे पायदान पर जो है वो उनसे आधे से भी कम पर है, यानी डॉक्टर राज सैनी जो कि 22.58% पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो लोगों की पसंद के लिए यहाँ से डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ही सबसे बेहतरीन विकल्प भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकते हैं और मुझे लगता है कि डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को टिकट भारतीय जनता पार्टी का दिया जा सकता है। लेकिन जहां तक जींद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के टिकट का सवाल है तो यहाँ पर बलजीत रेड्डू लगातार अपने परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतरीन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार वोटर्स के बीच वो बने हुए हैं। जिस तरीके से कार्यक्रम के दौरान हमने पहले भी जिक्र किया था कि निर्णायक वोट अगर इस विधानसभा क्षेत्र में है तो जाट वोटर्स का, लेकिन बावजूद इसके इस विधानसभा क्षेत्र को गैर जाट सीट माना जाता है और गैर जाट सीट से अभिप्राय यह है कि यहाँ पर या तो पंजाबी या तो फिर बनिया विधायक ही जीत कर विधानसभा तक पहुंचा। एक ट्रेंड इस तरीके का, एक परंपरा इस तरह की इस विधानसभा क्षेत्र की देखने को मिल रही है कि सबसे बड़ा वोट शेयर यहाँ पर जाट वोटर्स का, लेकिन बावजूद इसके जो बेहद कम संख्या में 18, 20 और 23 हजार की जो संख्या उसमें पंजाबी और जो वैसे जो विधायक है वो जीतकर यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा तक जाते रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब हो सकता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में ट्रेंड जो है बदलता हुआ नजर आए और यहाँ जींद विधानसभा क्षेत्र में जाट उम्मीदवार पर कांग्रेस पार्टी दाव के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार इस वक्त हमारे सर्वे में भी देखने को मिल रहे हैं बलजीत रेड्डू। और यही वजह की कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं से जो नजदीकियां बलजीत रेड्डू इस वक्त तक कायम कर चुके हैं और हो सकता है कि उसका फायदा बलजीत रेड्डू को मिले। तो कह सकते हैं कि जींद विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले कई दशकों में नहीं मिला, जो कांग्रेस पार्टी को पिछले कई दशकों में हासिल नहीं हुआ, इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी खबर
जीत विधानसभा क्षेत्र से मिल सकती है। बिल्कुल देवेंद्र जी, अगर इसके बाद उचाना कला का जिक्र करें तो यहाँ पर भी अब सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि समय यहाँ पर भी कम है। बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें तो देवेंद्र अत्री जो हैं प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जनता के हिसाब से। इसके अलावा कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अगर हम देखें तो वीरेंद्र घोगड़िया, इनका नाम सबसे ज्यादा जिक्र में आ रहा है, सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है। जनता सबसे ज्यादा भरोसा इन्हीं पर जता रही है। कितना चुनौतीपूर्ण मामला यहाँ पर नजर आ सकता है? विधानसभा सीट पर भी मुकाबला तो है। ज्यादातर जो हम सर्वे दिखा रहे हैं, हम चर्चा हर रोज करते हैं, मेरे को ज्यादातर यही लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने का और नंबर 1 और नंबर 2 का संघर्ष है, और जो बाकी दल है बाकी काफी पीछे छूट गए। लेकिन अब जिस तरीके से इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, अब और ज्यादा मेरे को लगता है कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे कांग्रेस का रुझान बढ़ेगा, कांग्रेस की हवा और बढ़ेगी। जबकि बीजेपी अभी थोड़ा सा डिफेंसिव मूड है, लेकिन तैयारियों में बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है। तो ज्यादातर सीटों पर, खाली इस विधानसभा की बात नहीं, ज्यादातर सीटों पर मेरे को लगता है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मुकाबला है। बाकी जो दल है जिनमें एक गठबंधन है इनेलो का, बसपा का, बाकी जो दल है वो मेरे को लगता है उलटफेर की स्थिति में है। हो सकता है कि छोटे दल जो बाकी 3 और 4 नंबर 5 नंबर के दल हैं उनको शायद थोड़ी बहुत सफलता मिल जाए, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में लग रहा है। और दोनों बड़ी पार्टियां इसी एक दूसरे का आमना सामना करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, अपने को आगे निकालने के लिए सारी जद्दोजहद और सारा मेरे को लगता है सारी ऊर्जा इसी पर खर्च हो रही है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस तरह से जिक्र किया जा रहा था कि नंबर 1 की पार्टी बीजेपी और 2 में कांग्रेस और उसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों के बीच में चुनावी घमासान देखने को मिल सकता है, क्योंकि मामला यहां टक्कर का देखने को मिल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बीजेपी की तरफ से हाल ही में तमाम घोषणाएं की गई है। क्या ऐन मौके पर इन घोषणाओं का लाभ बीजेपी को कुछ मिलेगा, या चुनावी बाजी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए निश्चित तौर पर बीजेपी को भी समय चाहिए? देखिए, जो नायब सिंह सैनी ने घोषणाएं की हैं वो लगातार घोषणाएं की हैं, कई घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ, कईयों का तो अधिसूचना जारी हो गई और कई अभी पाइपलाइन में रह गई। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता विरोधी लहर बनी हुई थी उस पर कितना अंकुश लगा है ये तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने अवश्य किया है। और जहां तक उचाना कला की है, देखिए उचाना कला में भारतीय जनता पार्टी का आधार चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार के कारण था। जो प्रेमलता जीती 2014 के अंदर, तभी भारतीय जनता पार्टी वहां जीती। इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई आधार था ही नहीं। और अब भी भारतीय जनता पार्टी उचाना कला में कोई बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, तो वहां कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन वातावरण कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह वहां पर जो आपके सर्वे में थे काफी पिछड़ते नजर आ रहे थे। तो इस कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस का उचाना कला में पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितनी चुनौती दे पाएगी, वहां पर दूसरे दल भी हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो राजकुमार सैनी की पार्टी है वो भी लड़ती रहती है। ये लोग तो इनेलो का बसपा का गठबंधन जो होगा वो कितना प्रभावी रह पाएगा। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 25 सितंबर को उचाना कला में चौधरी देवीलाल जयंती मनाने की घोषणा की है, उस पर रैली करने का उन्होंने कहा है। लेकिन अब ये देखते हैं कि वहां पर वो खुद लड़ते हैं, ये भी अटकलें हैं कि वो खुद भी लड़ सकते हैं। कहीं पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। अब देखना ये होगा कि चुनावी मैदान में कौन सी पार्टी किस दावेदार को उतारती है और जनता किसका समर्थन करती है, किस के बीच में कितनी टक्कर देखने को मिलती है, ये अब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, शंखनाद हो चुका है हरियाणा में विधानसभा चुनाव का। अब देखना यह होगा कि पार्टी की तरफ से दावेदार कौन होगा, चुनावी मैदान में कौन सा योद्धा कौन सी पार्टी की तरफ से उतारा जाएगा और जनता किसको फतह हासिल करके सत्ता का ताज पहुंचाती है।